हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स 147 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स का तो वो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, है ना, इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए थे। तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ लिया था और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी वो क्या था कि अ, एक तो इसका आयुपिक नेम था इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने कभी कभी आ जाता है। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जब हम ठंडे सोल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट के अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कंसनट्रेटेड, तो रेड क्रिस्टल्स बनते हैं क्रोमिक एसिड के। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में एल्कली ऐड करते हैं, मतलब बेस, तो ऑरेंज कलर का जो होता है हमारा डाइक्रोमेट, वो येलो कलर में हो जाता है। वो किस वजह से होता है? पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 की वजह से। अब अगर हम इसमें फिर से क्या डालते हैं, अगर एसिड डालते हैं, तो हमें ऑरेंज कलर फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें पढ़ी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी रिएक्शन आपको मैंने पिछली बार समझाई थी, है ना। और क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए ये यूज होती है। किसके लिए फेल होती है? मर्क्यूरी, सिल्वर, लेड और टिन। अब हम बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की। ये दूसरा एक लेबोरेटरी रिएजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट की जब हम बात करते हैं KMnO4, तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड्स जो होती हैं इसकी, ये जो ओर से हमें मिलता है वो है पायरोल्यूसाइट ओर। ठीक है, पायरोल्यूसाइट ओर से हमें KMnO4 मिलता है। नॉट एज डायरेक्ट, इस ओर से हम KMnO4 बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ओर है, ओर में सबसे पहले हम KOH या तो K2CO3 डालते हैं। KOH डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस की तरह काम करता है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं, या हम दूसरा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KNO3 यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का मास हमें मिलता है। ठीक है, और K2MnO4 मिलता है। ठीक है, अब ये K2MnO4 कैसे KMnO4 में कन्वर्ट होता है, ये हम आगे देखते हैं। हमने क्या किया, ओर लिया, उस ओर में हमने बेस डाला और हमने K2CO3 डाला। ठीक है, उसके बाद हमें एक ग्रीन कलर का मास मिला, फ्यूज्ड मास, उसमें उसके साथ हमें K2MnO4 मिला। ये देखो, ये रिएक्शन K2MnO4 मिला। ठीक है, ये ओर है, इसमें बेस डाला, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, K2MnO4 मिला। और जो MnO2 था उसमें जब हम पोटेशियम, ये जो K2CO3 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होगी तो भी हमें यही चीज मिली। अब ये जो फ्यूज्ड मास था, इसको हम वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। और, और क्या रहता है, क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करते हैं। ठीक है, जो हमें सोल्यूशन मिला, क्योंकि हम इसको फ्यूज्ड मास को वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ में हम या इन तीनों में से कोई एक चीज बबल कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो है मास है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया वाटर से, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट इनटू पर मैग्नेट में। ठीक है, अभी ये था मैग्नेट से पर मैग्नेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ ये रिएक्शन देखो, ये वाली और ये वाली। K2MnO4 था जो हमें यहाँ पे मिला था जब हमने KOH डाला, रिएक्शन कराई। अभी हम अगर क्लोरीन को बबल करते हैं तो मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में। यहाँ पे ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो तो +2 -8 और X, यहाँ पे इसकी +6 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 8 और 1 7 है। तो मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट होता है जहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहती है पर मैग्नेट में।
अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बबल कराते हो K2MnO4 में तो KMnO4 बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा। डिफरेंस क्या आ रहा है कि आप एक बार क्लोरीन करवा रहे हो, एक बार वाटर को, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो वाटर और ओजोन, जब ओजोन को कराया तो भी आपको KMnO4 मिला, बट इसके साथ आपको दूसरी चीजें भी मिली। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं। ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की तो बहुत पूछी जाती हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और KMnO4 की भी पूछी जाती हैं। अब ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इनमें शाइनिंग होती है, इसलिए यहाँ पे लश्यर लिखा है, और सॉल्युबल है वाटर में। अब आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, तो अगर आप इनको अकेला हीट करते हो तो आपकी ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अगर आप इनको एल्कली के साथ हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होके ऑक्सीजन देते ही हैं, बट साथ में वाटर देते हैं। अगर आप एल्कली के साथ करते हो, सिर्फ अकेले करते हो, तो MnO2 बनता है। ओके, नाउ तो अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो पहला तो अगर अलोन इसका अगर डिकम्पोज होगा ये, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा और MnO2 बनेगा। अगर ये एल्कली ऐड करते हैं हम इसमें तो वाटर भी निकलेगा। ठीक है, K2MnO4 के साथ। अब पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब अगर अलग अलग मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करता है, एक अल्कलाइन, एक न्यूट्रल और एक एसिडिक मीडियम में। अगर हम एसिडिक मीडियम में देखें तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, H2SO4 अलग अलग क्वांटिटी में ऐड करते हो तो इसका बिहेवियर चेंज होता है। अगर आपने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 ऐड किए हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आप यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 8 और 1 7 है यहाँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 8 और 2 6 है। ये देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। सेम इस रिएक्शन में है, सेम इस रिएक्शन में है, सेम इन सारी रिएक्शंस में है। इसमें से कोई आप एक रिएक्शन याद कर सकते हो इन एसिडिक मीडियम में इसको बिहेव कर कैसे करता है ये एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, HCl अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा, H2O निकलेगा, KCl बनेगा, और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। सेम सल्फ्यूरिक एसिड था तो मैग्नीज सल्फेट बन गया था, K2SO4 बन गया था, H2O2 और ऑक्सीजन। तो इनमें से आप दो रिएक्शन याद कर लो, H2SO4 और HCl वाली। न्यूट्रल मीडियम के लिए अगर आप देखो तो न्यूट्रल मीडियम के लिए कैसे बिहेव करता है, अगर आपने मान लो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड आपने यूज किया है, तो यहाँ पे KHCO3 प्लस K2CrCO3 प्लस MnO2 बनता है। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है याद, तो आप पोटेशियम आयोडाइड और वाटर वाली कर सकते हो। तो जैसे आपने KMnO4 में वाटर और KI ऐड किया, आपका क्या बनेगा, MnO2 बनेगा, KOH बनेगा, अभी भी हाइड्रोजन सॉरी आयोडाइड बचा हुआ है, और पोटेशियम बचा है एक, क्योंकि यहाँ है ना। तो आपको क्या करना है कि पोटेशियम का एक ऑक्साइड बनाना है, तो KiO3 बनाओगे आप। अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +7 थी। यहाँ पे भी कितनी हो रही है, 4। यहाँ देखो 4 हो रही है, तो फिर से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, NO2 अगर ऐड करते हो और KOH ऐड करते हो, न्यूट्रल या बेसिक, तो ये वाली रिएक्शन जो है फर्स्ट हमारी ये न्यूट्रल है क्योंकि हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। KOH वाली ये बेसिक वाली है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इनका यूज देखें पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो पोटेशियम पर मैग्नेट किस लिए यूज होता है कि इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैंने आपको अभी बताया क्योंकि हम उसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज होता है ना। फिर और किस चीज के लिए यूज होता है, एस्टिमेशंस में यूज होता है। मेंटेनिंग द एसिडिक मीडियम ओनली dilute H2SO4 is used।
ठीक है, जब आपको एसिडिक मीडियम यूज मेंटेन करके रखना होता है, कुछ टाइट्रेशंस होते हैं ऐसे, तो आपको डाइल्यूट H2SO4 यूज करना है। फिर आप HCl HNO3 को यूज क्यों नहीं करते हो? क्योंकि HCl KMNO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, वाइल HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करता है, तो उसको भी हम अवॉइड करते हैं। फिर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है बेयर्स रिएजेंट, बहुत अच्छे से याद रखना। ये रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, कलर अगर डिसअपियर हो जाता है तो अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, ये वाले टेस्ट के लिए। फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है सैकरिन, शुगर है, बेंजोइक एसिड, एसिटल्डिहाइड, इन सारी चीजों के लिए। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है हेलाइट, सल्फाइड्स, ऑक्सलेट्स के। फिर डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMNO4 इज एम्प्लॉयड फॉर वॉशिंग वुंड्स, है ना। कभी कभी जब चोट लग जाती है तो इसका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर प्यूरिफाइंग वेल वाटर, कुएं के पानी को भी प्यूरिफाई करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। आयुपेक नोमेनक्लेचर में कभी कभी आपको पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 लिख के दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि KMNO4 है तो इसका नाम यही है कि कुछ और हमें एक्सप्लेन करना है, यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम आते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट का फॉर्मूला है K4FeCN6। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? अब सब छोटे छोटे हैं, इन वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो दोनों अच्छे से करके जाना ही है आपको। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन होती है, सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ दिस रिएजेंट इज डन बाय एडिशन, किसके एडिशन से? ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का सोल्यूशन हम फेरस सल्फेट में ऐड करते हैं। ठीक है, जब तक हमें प्रेसिपिटेट फेरस साइनाइड का डिसॉल्व होते नहीं दिख जाता। ठीक है, अब देन द सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड, फिर हम इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने से जितना भी हमारा लिक्विड वाटर होगा पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास क्रिस्टल्स बचेंगे। ठीक है, और जब हम उसको और अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलेगा। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने KCN के सोल्यूशन में फेरस सल्फेट ऐड किया तो हमें क्या मिला? FeCN2 मिला। अब हमने FeCN2 की रिएक्शन देखो, यहाँ पे 2CN थे ना, तो 2 CN ऐड होंगे। अब इसमें हमने 4 KCN ऐड किए, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, इसलिए यहाँ पे CN6 आ गया। ठीक है, अब कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल गैस विच कंटेन्स 0.2% HCN एज इम्प्योरिटी। तो कोल गैस से कमर्शियली अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे देखें तो कोल गैस का यूज किया जाता है जिसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में 0.2% HCN प्रेजेंट रहता है। नाउ अब ये एक कंटेनर होता है, बहुत बड़े बड़े, अगर लार्ज स्केल में बात करें तो वॉशर होता है जिसमें फेरस सल्फेट का सोल्यूशन भरा होता है ना, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जब ये उससे पास होता है कोल गैस, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फेरस सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है उसकी रिएक्शन होती है। अब उनकी रिएक्शन होगी, पोटेशियम साइनाइड बनेगा। पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन फेरस सल्फेट से होगी तो हमारा K4FeCN6 बनेगा। अब इसका आयोपेक नोमेनक्लेचर, तो आयोपेक नोमेनक्लेचर आप देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड कैसे आई? तो देखो, पोटेशियम है, प्लस चार्ज होता है, 4 है तो +4 x आयरन की, साइनाइड की -1 होती है, और 6 0 कितना बचा? -2, तो x इक्वल्स टू 2, इसलिए यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि लेमन येलो कलर के फेरस सल्फेट तो हमारा बेसिकली ग्रीनिश टाइप का होता है, बट लेमन येलो कलर के हमारे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल्स मिलते हैं, है ना। ट्राई हाइड्रेट होगा तो अगर लॉस कर देगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर आप हीट करोगे इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड को तो आपकी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी,
सबसे सिंपल रिएक्शन। इसको ब्रेक कर दो, क्या क्या निकलेगा, KCl निकल जाएगा, FeC2 बनेगा, कार्बाइड, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपको याद रखना है कि HCl निकल जाएगा, ठीक है। हॉट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होगी। अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को K2Cr2O7 से फ्यूज करोगे तो पोटेशियम साइनेट बनेगा, ठीक है। अब ये इन आयंस के साथ रिएक्ट करके कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसके कलर डिफरेंट होते हैं। जैसे आप जिंक आयन के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, ब्लूइश वाइट कलर का। कॉपर डालोगे तो आपका रेड कलर का बनेगा, आयरन डालोगे प्रेशियन ब्लू कलर का बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्ट्रक्चर हमारा किसका, K4Fe पोटेशियम 4 है, तो हम देख लें पोटेशियम 4 फेरोसाइनाइड का दिखा रहा है, ये सिर्फ FeCN6 का दिखा रहा है, ठीक है। पोटेशियम इन्होंने शो नहीं किया है, तो FeCN6 है, तो ये देखो Fe, ये CN है, CN क्योंकि ऐसा होता है इसलिए इन्होंने खोल के अगर इसको दिखाया है तो ये इस तरीके का है। अब ये जो डैश बॉन्ड्स होती है मतलब ये बैक साइड में है, ये जो है ये हमारे फ्रंट साइड में है अप, ओके। तो ये हमारा फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर है। इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो लेबोरेटरी में ये यूज होता है, ठीक है। लैब रिएजेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं सारे, तो एक ये पॉइंट तो आप सारे रिएजेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस इन द लेबोरेटरी इतना ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब अगर हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड की देखें, अभी हमने फेरो देखा, ठीक है, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी आयरन की, वहां पे K4 था, है ना, K4FeCN6 था, 2 थी ना। अब यहाँ पे देखना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई होगी, कितना है, K3 है यहाँ पर, तो 3 - 6 + X = 0। तो यहाँ पे आयरन की स्टेट 3 है, वहां पे 2 थी तो फेरो था, ज्यादा होती है तो आई आ जाता है, फिर एक आ जाता है, तो फेरिसाइनाइड, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का करते हैं तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और K3FeCN6 निकलती है। यहाँ पे ये प्रिपरेशन है, वहां पे ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। आप एक की प्रिपरेशन याद कर लो तो अगर वो मैच हो रही है तो आप उसको केमिकल प्रॉपर्टी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये इसकी प्रिपरेशन है, वहां पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, फेरोसाइनाइड की, फेरी की नहीं। फिर एक और है H2O2 करोगे तो भी यही बनेगा, ठीक है। अब इसका आयोपिक नोमेनक्लेचर देखें तो आयोपिक नोमेनक्लेचर है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ओके। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो डार्क रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और फेरोसाइनाइड से कम स्टेबल है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारा फेरिसाइनाइड है ये रिड्यूस हो जाता है फेरोसाइनाइड में, ठीक है, KOH डालने पे। फिर से इसकी क्या बन गई है, केमिकल प्रॉपर्टी बन गई ना। अभी तक आप इसमें फेरोसाइनाइड में H2O2 और क्लोरीन गैस पास करा रहे थे तो ये बन रहा था। अब याद कर लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में KOH डालोगे किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जिसकी पढ़ रहे हैं वो पहले लिखते हैं, ठीक है, उसमें डालेंगे तो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। फिर व्हेन ट्रीटेड विथ अ आयरन सेकेंड सॉल्ट द ब्लू कलरेशन इज obtained, टर्न बुल, टर्न बुल्स ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आयरन+2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसकी आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो तो आपका ब्लू कलरेशन आपको मिलता है। क्यों, क्योंकि आयरन 2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन 3 में, ठीक है, फेरिसाइनाइड में, विच इन टर्न इज रिड्यूस टू फेरोसाइनाइड। वो फिर से रिड्यूस होता है किसमें, फेरोसाइनाइड में। फेरोसाइनाइड में +2 होती है, फेरी में +3 होती है, ठीक है। दीज देन रिएक्ट गिविंग टर्नबुल्स ब्लू, तो टर्न्स बुल ब्लू हमारा बनता है, ठीक है, जिसमें हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की,
यहाँ पे +2 है, यहाँ पे हमारी +3 है। ओके, तो जैसे ही हमारा आयरन सेकेंड ऑक्सीडाइज होता है +3 में फेरिसाइनाइड में, फिर ये रिड्यूस होता है +2 में, तो हमारा टर्नबुल्स ब्लू मिलता है। ओके, नाउ इसका स्ट्रक्चर तो सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका, बट पॉलीमेरिक है। ओके, सो जैसा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का था, वहां पे भी हमने खोल के लिखा था साइनाइड को, यहाँ पे भी हम खोल के लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसका D2sp3 है, डी पहले है, मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, सिंपल टर्म्स में पोटेशियम फेरिसाइनाइड ऑक्टाहेड्रल है VBT के अकॉर्डिंग। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, ये दोनों यहाँ पे ये डैश बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है हमारी, वहां पे सिर्फ डैश बॉन्ड थी, वेज नहीं थी, ये याद रखना है, डिफरेंस है। यूजेस में सिम वही है कि आपका मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। नाउ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हमारा एक और रिएजेंट है, तो Na2FeCN5NO2H2O। कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी? पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब हम बॉईल करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलता है। अब सोडियम चाहिए है तो आपको सोडियम कार्बोनेट याद रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप बॉईल करोगे ये HNO3 के साथ, तो आपको पहले तो NO मिलेगा और KNO3 मिलेगा। फिर आपको इसको उठा लेना है, ये जो बना आपका K3FeCN6 को, इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करानी है, तो आपको Na3FeCN6 मिल गया, Na मिल गया। अब आपको एक और चीज क्या चाहिए, आपको चाहिए NO, तब आप रिएक्शन करा दोगे NO के साथ, तो Na2FeCN5NO बन जाएगा, जो कि हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। ठीक है, आयोपेक नॉमेनक्लेचर वही है, सोडियम हमारा, फिर पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, NO नाइट्रोसोनियम आयन है, फेरेट 2। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। कैसे है देखो, +2, इसकी X, इसकी -5, वाटर की तो न्यूट्रल होती है, और हमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, और इसकी अभी यहाँ पर नाइट्रो भी है, नाइट्रोसोनियम इज नाइट्रोसोनियम, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोसोनियम। यस, सो सिंपल है, यहाँ पे हमें नाइट्रोसोनियम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है, तो आई जस्ट गॉट, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये -3 एंड +1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई 2। तो सोडियम फेरोसाइन नाइट्रोप्रोसाइड में भी जो हमारी आयरन की है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना, एंड एक्वस सोल्यूशन इज अनस्टेबल। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत, ये पूछी जाती है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है सल्फाइड एंड सल्फर के डिटेक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, सो Na2S में जब हम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो वॉयलेट कलर हमें मिलेगा, जो कि इस कॉम्प्लेक्स के कारण मिलता है। फिर एल्कली सल्फाइड, है ना, रेड रोज कलर हमें मिलता है। ये टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है सल्फाइड एंड S2O3 2 नेगेटिव के बीच में। अगर आप AgNO3 डालते हो तो आपको फ्लैश कलर मिलता है, फ्लैश। ठीक है, वो इस कॉम्प्लेक्स के कारण मिलता है। तो अभी तक मैंने आपको ऐसे 3 रिएजेंट्स बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप इसमें नाइट्रोक्लोराइड को एल्डिहाइड में डालते हो और कीटोन्स में डालते हो, तो आपका NaOH के साथ डीप रेड कलर
मिलता है, ठीक है। NaOH भी लास्ट में अगर डालते हो तो रेड कलर आपको मिलता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। इस आयन का स्ट्रक्चर देखना है आपको, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के। CN5 है, NO है और Fe है। CN5 है, 1 2 3 4 5 6, NO भी है। ये गलत बनाया है, यहाँ पर एक NO भी आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट, NO भी आएगा यहाँ पर। ओके, नाउ अब हमें देखना है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट। तो सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट इज द लास्ट आयन। इसका प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? प्रिपरेशन आपको इसमें सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन एसिटिक एसिड में डालोगे, है ना, कोबाल्ट सॉल्ट लोगे, तो सबसे पहले तो कोबाल्ट सेकेंड थर्ड में कन्वर्ट होगा। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। जैसे ही आप इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर NO2 नेगेटिव में नाइट्रेट में डालते हो तो नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। नाइट्रोसोनियम आयन जो बना, अब ये जो कोबाल्ट 3 यहाँ बना और NO2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी तो CONO2 6 और 3 बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक कर लेते हैं कि कितनी है, तो -and 6 3 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये देखो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबल है वाटर में, येलो कलर का सॉल्ट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप छोड़ दो, ये बहुत कम पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर बस याद रखो कि NO2 6 है, आपको कनेक्ट करना है इस तरीके से, और 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएजेंट्स, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। एंड देखो टर्मिनल क्वेश्चन में गिव द यूजफुलनेस ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एज लैब रिएजेंट। आ गया ना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो किस लिए यूज होता है? सल्फाइट एंड द सल्फर के ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्शन के लिए। फिर आपकी देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट की आई है, K2Cr2O7। फिर मैग्नीज इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है और कॉपर सिर्फ इतनी क्यों करता है, हमने देखा था ऊपर, है ना, डाउन द लेफ्ट टू राइट जाने पे रिड्यूसिंग टेंडेंसी आपकी क्या होती है, हायर स्टेट्स की रिड्यूस हो जाती है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये सब हम पढ़ चुके थे ऊपर, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।